नमस्कार मित्रों, मैं पुनः इस जेनेटिक्स की कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको फिर एक नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। दोस्तों मैं चलता हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ कि आज इस जेनेटिक्स की कड़ी को आगे अगले दौर में मैं ये बताने वाला हूँ कि बैक क्रॉस क्या होता है। मैं दो चीज़ पर इस पर आज बात करूंगा आपसे। एक होता है बैक क्रॉस, मेंडल के ही नियम के अनुसार ये है एक बैक क्रॉस, और एक मैं बात करूंगा टेस्ट क्रॉस। ध्यान से समझिएगा मित्रों, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी जेनेटिक्स का कोई भी पहलू हो तो हर एक चीज़ में दो पहलू आते हैं। दो पहलू कहने का मतलब किसी भी जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होता है, और यह डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जन्म लेता है। अब क्यों जन्म लेता है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। मेंडल के एक संकर क्रॉस में जैसा कि हमने देखा था कि एक पौधा था, वो पौधा लंबा था, और दूसरा एक पौधा था वो नाटा था। इन दोनों का क्रॉस करवाया गया था। ये प्लांट टॉल था और ये रिसेसिव था, ये डॉर्फ था। इसमें से आपको हम बताए थे कि टॉल मतलब होता है लंबा और डॉर्फ मतलब होता है नाटा। इसमें हमने ये बताया था कि ये पौधा जो है डोमिनेंट कैरेक्टर का है। डोमिनेंट मतलब दो अल्टरनेटिव फॉर्म, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और ये रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। रिसेसिव का मतलब हुआ अप्रभावी जीन, ठीक है। जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया था मेंडल ने, तो इसके युग्मक के तौर पर इनको देखा गया कि ये कैपिटल टी बना था, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी बना था। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया गया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और इधर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इधर फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। मतलब यह F1 जनरेशन था। अब मैं समझाता हूँ मित्रों कि बैक क्रॉस क्या है। समझिएगा बैक क्रॉस क्या है। मेंडल के विचारधारा के अनुसार बैक क्रॉस क्या होता है। मान लीजिए कि प्रथम पीढ़ी में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होते हैं वो सब लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। इन टॉल में से कोई एक गैमिट ले लिया जाए, इन टॉल में से कोई एक प्लांट ले लिया जाए, और उन प्लांट को जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये टी ये F1 जनरेशन से प्राप्त संतान है, F1 जनरेशन से, ठीक है मित्रों। कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन से प्राप्त ये संतान है। इनका क्रॉस जो है, इनका क्रॉस मुख्यतः हम लोग करवाते हैं। मान लीजिए इसमें से दो कैरेक्टर हुआ, एक हुआ डोमिनेंट और एक हुआ रिसेसिव। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर में अगर मान लीजिए कोई F1 जनरेशन में जो संतान प्राप्त हुआ है, इसका क्रॉस हम लोग अगर डोमिनेंट पेरेंट से करवा दें या रिसेसिव पेरेंट से करवा दें, समझना है, डोमिनेंट पेरेंट से करवा दें या रिसेसिव पेरेंट से करवा दें, सही है। तो प्रायः इसके अंतर्गत जो संतानें उत्पन्न होती है, ऐसे संतानों को हम लोग कहते हैं, यह कैरेक्टर जो है, यह लक्षण जो है बैक क्रॉस को बताता है। कैसे मित्रों, कैसे बताता है, मैं ये दिखाता हूं दोस्तों। देखें तो ये मान लीजिए कि इसमें से कोई रिसेसिव कैरेक्टर कोई मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन है, ये हुआ F1 जनरेशन से प्राप्त संतान हुआ, ये मैं से बताया, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर समझिएगा मित्रों, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ इनका गैमिट पहले बनाया जाता है। गैमिट बनाकर देखा जाता है कि यह किस तरह से काम करता है। गैमिट देखिए मित्रों, गैमिट इसका अगर गैमिट बनाया जाए तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन देता है। इसका अगर गैमिट बनाया जाए तो स्मॉल टी और स्मॉल टी देता है। ये गैमिट है, इसको हम लोग प्राय कहते हैं ये वाला रिसेसिव कैरेक्टर है, सही है। इसमें एक रहता है, अब इनमें से भी चूज किया जाता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, सही है। जैसे मान लीजिए ये मान लिया जाए, सही है, कि ये जो है प्लांट वो मेल है और इधर वाला प्लांट जो वो फीमेल है। इन दोनों के बीच कभी भी जब भी क्रॉस होगा तो मेल फीमेल में क्रॉस करवाएंगे। ये नहीं कि मेल का मेल के साथ क्रॉस करवा दें, फीमेल का फीमेल के साथ क्रॉस करवा दें। ऐसे कंडीशन में से ऐसे कंडीशन में जो है क्रॉस संभव ही नहीं हो सकता है। तो मित्रों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी जब ये दोनों संयोग करता है कैपिटल टी स्मॉल टी जीन बनता है। फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। फिर मित्रों इसका इसके साथ क्रॉस करवाया जाता है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता है। इसका इसके साथ करवाते हैं तो स्मॉल टी बनता है। ये हो जाता है F2 जनरेशन मित्रों, F2 जनरेशन। अब प्रायः ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग कहते हैं, प्रायः जो है इस तरह से उत्पन्न संतान होगा, ऐसे संतान को हम लोग कहेंगे ये संतान बैक क्रॉस से उत्पन्न हुआ है।
बैक क्रॉस से। बैक क्रॉस में कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी हम लोग लेने का मतलब ये हुआ कि या तो वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाइए या फिर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवाकर आप जो है बैक क्रॉस को बता सकते हैं। फिर से बैक क्रॉस क्या है? जब F1 जनरेशन में प्राप्त संतान, F1 जनरेशन में मेंडल के विचारधारा के अनुसार एक संकर क्रॉस के तहत जो F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुआ, इस संतान का क्रॉस मेंडल के एक संकर क्रॉस के डोमिनेंट अर्थात प्रभावी या रिसेसिव अर्थात अप्रभावी जीनों के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो उस क्रॉस के दरमियान जो संतान उत्पत्ति होता है वो F2 जनरेशन में कुछ अलग अलग कैरेक्टर वाला होता है। सही है, प्राय इन दोनों संतानों के बीच उत्पन्न पौधे को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं इसको? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में देखिएगा मित्रों, सही है, इसमें दो तरह के जीन होते हैं। सही है, दो तरह के जीन, एक होता है, एक जीन को मैं दिखा रहा हूं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आता है, और एक जीन आता है स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जीन दिखाता है मित्रों। इसी में अब ये जो जीन जो है, ये जीन जो है मतलब एक कहते हैं ये होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस जीन हो जाता है, होमोजाइगस। ऐसे जीन को प्राय होमोजाइगस ये जीन आ जाता है, और एक हो जाता है ऐसे जीन को भी, ऐसे भी प्राय हम लोग इसको होमोजाइगस कहते हैं, और ये हो जाता है हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसका जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल, इसको हम लोग प्राय दोनों को मिला के साथ में कह देंगे हम लोग हेट्रोजाइगस। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो है 50-50% का रेशियो निकलता है, 50% इसका और 50% इस प्लांट का रेशियो निकलता है। कहने का मतलब 50% प्लांट जो है अलग कैरेक्टर के हो गए और 50% प्लांट जो है वो अलग कैरेक्टर के हो गए। सही है, इस प्रकार हम लोग जो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर देख पाते हैं। मित्रों आज मैं आपको बता रहा हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मित्रों ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं जेनेटिक्स के हर एक पहलू पर आपसे बात करूंगा मित्रों, जेनेटिक्स के हर एक पहलू पर मैं आपसे बात करूंगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना नीट एंड क्लीन पढ़ाऊंगा, इसको देखना ध्यान से आप। सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता आप जैसा कि आप देख रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता, इसका मतलब ही होता है कि अपूर्ण प्रभाविता जिसमें से किसी का प्रभाव दिखे ही नहीं। सही है मित्रों, ये कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता में कि जब हम मेंडल के विचारधारा के अनुसार जब हम दो विपरीत लक्षणों को एक साथ क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें से कुछ एक लक्षण जो दिखता है और कुछ एक लक्षण नहीं दिखता है। मैं ये बात करता हूँ, जब दो विपरीत लक्षणों को एक साथ क्रॉस करवाया जाता तो क्या परिणाम प्राप्त होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ये मैं आपसे बात करता हूँ। एक वैज्ञानिक था, नाम था उनका कॉरेंस। कॉरेंस ने क्या किया? 1903 ईस्वी में लगभग 1903 ईस्वी में कॉरेंस ने इस चीज को बताया। इन्होंने क्या बताया? एक पौधा ले लिया, नाम था उसका मिराबिलिस जलापा। ध्यान से देखेंगे मित्रों, मिराबिलिस जलापा, इसी को कहते हैं 4 o'clock। इसी का एक और नाम है गुलबबास का भी पौधा कहते हैं, गुलबबास का ये भी पौधा होता है, गुलबबास का भी फूल कह सकते हैं। ये मिराबिलिस जलापा पर इन्होंने एक प्रयोग किया, बहुत जटिल प्रयोग रहा। से इसमें दो तरह के फूल खिलते हैं, एक फूल जो होते हैं, एक फूल रेड फ्लावर होते हैं और एक व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, मतलब एक लाल पुष्प होते हैं और एक व्हाइट कलर के मतलब सफ़ेद पुष्प होते हैं। इन दोनों का क्रॉस करवाया, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक पुष्प था इसमें रेड फ्लावर था, प्राय ये इसको लिख देते हैं इधर से रेड फ्लावर, ये रेड फ्लावर था, और इसका क्रॉस जो है एक व्हाइट फ्लावर से, व्हाइट फ्लावर के लिए इसके अगेंस्ट एक जीन ले लेते हैं, ये व्हाइट फ्लावर है। ये व्हाइट फ्लावर मतलब सफ़ेद पुष्प। मित्रों ध्यान से देखेंगे, सफ़ेद पुष्प, मान लीजिए एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, इनका जो है आप लोग गैमेट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, युग्मक बनाकर देखते हैं क्या स्थिति है। ये प्रायः मेल गैमेट बनेंगे, नर युग्मक, और ये बनेंगे मादा युग्मक। ये मादा युग्मक से ये, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है। इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस करवाने के बाद देखा जाता है ये आर और ये आर, ये गैमेट बनता है। इसका अगर देखा जाए तो स्मॉल आर और ये स्मॉल आर गैमेट बनता है।
इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस इस तरह से करवाया जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये फिर बन जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हम लोग करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम लोग फिर बनाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों जिन का क्रॉस करवाया जाता है तो ये F1 जनरेशन होता है। F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी का ये संतान उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब मैं फिर लौट रहा हूँ, ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है। जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ मिराबिलिस जलापा पौधा में, किस पौधे की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, मिराबिलिस जलापा का ये पौधा है, मिराबिलिस जलापा इसका ये पौधा है। और ये पौधे में दो तरह के पुष्प होते हैं, एक लाल पुष्प होते हैं, एक उजला पुष्प होते हैं, सफेद पुष्प होते हैं। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया गया तो गैमेट बना, और गैमेट बनने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पर जो है ये प्रथम पीढ़ी में जो संतान पिंक हो गया, ये भी पिंक हो गए, ये भी पिंक हो गए और ये भी पिंक हो गए। पिंक मतलब होता है गुलाबी, पिंक का मतलब गुलाबी, मित्रों आप जानते हैं, सही है, गुलाबी। कहने का मतलब ये लाल पुष्प था और ये व्हाइट पुष्प था, उजला पुष्प था। दोनों का दोनों क्रॉस करवाया गया तो जो प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त हुए वो पिंक कलर के हो गए। पिंक मतलब गुलाबी, ना ही ये पुष्प लाल हुआ और ना ही पुष्प ये उजला हुआ, मतलब ना वो लाल कैरेक्टर दिखा ना उजला का कैरेक्टर दिखा, दोनों में से किसी का प्रभाव दिखा ही नहीं। दोनों में से जब किसी का प्रभाव नहीं दिखा तो कहने का मतलब ये पिंक कलर का हो गया, गुलाबी कलर का पुष्प हो गया। अब ये बड़ा आश्चर्य बात हुआ कि सही है, गुलाबी कलर का हुआ कैसे, सही है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों जिन में से कोई भी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाया। ये भी जो है रिसेसिव कैरेक्टर का हो गया, ये भी रिसेसिव कैरेक्टर का हो गया, माने ये भी अप्रभावी लक्षण का, ये भी प्रभावी लक्षण का हो गया, सही है। दोनों का दोनों किसी ने अपना लक्षण नहीं दिखा पाया। और ऐसे देखा जाए तो दोनों का प्रभाव दिख पाया, सही है, इसका लाल का और इस प्लस उजले फूल का दोनों का इस पर प्रभाव दिखा, और दोनों का प्रभाव दिखा के एक मिक्सअप प्लांट तैयार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं पिंक कलर का, मतलब पिंक का मतलब गुलाबी कलर का ये पुष्प तैयार हो गया। और दोनों में से दोनों कोई ने अपना प्रभाव दिखा पाया, मतलब अगर प्रभाव दिखाता तो उस कलर का या मान लीजिए उजला होता या मान लीजिए पुष्प लाल हुआ करता, लेकिन दोनों में से दो ही कोई कलर नहीं दिखा पाया, तो पुष्प हो गया किसने, पिंक कलर का। पिंक मतलब गुलाबी कलर का हो गया। अब गुलाबी कलर का पिंक होने की वजह से, सही है, या दिख नहीं पाता है तो अपना दोनों में से जब कोई पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता है तो प्रायः ऐसे प्रभाव को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मैं बताता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, अपूर्ण प्रभाविता है क्या। तो मेंडल के विचारधारा के अनुसार, सही है, कॉरेन साहब ने जब मिराबिलिस जलापा के प्लांट पर यह प्रयोग किया तो इन्होंने बताया कि जब दो विपरीत जोड़े के लक्षण को लिया गया, एक रेड फ्लावर एक व्हाइट फ्लावर, दोनों के लिए RR जीन, उसके लिए स्मॉल RR जीन सूचित किया गया, दोनों का क्रॉस करवाया तो दोनों में से कोई भी प्लांट अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाया। प्राय ऐसे प्रभाव को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता से उत्पन्न संतान में एक विशेष प्रकार का लक्षण आ जाता है। मैं इसका मित्रों मैं आगे इसको दिखाता हूँ, इसका सेल्फिंग करवाकर क्या होता है आगे सेल्फिंग करवाने में। मैं इसी में से F1 जनरेशन में से कोई एक जीन, एक गैमेट ले रहा हूँ, सही है, इसमें से मान लीजिए इसका F1 जनरेशन में ये प्राप्त संतान था, इसका मैं सेल्फिंग करवाता हूँ। सेल्फिंग करवाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। ये कैपिटल R स्मॉल आर, ये कैपिटल R स्मॉल आर, इन दोनों का मैं गैमेट बनाता हूँ। ध्यान से देखिए आप, सही है, ये RR, ये RR, ये RR और ये हो गया स्मॉल RR। अब मैं ये बताता हूँ, सही है, ये हो गया F2 जनरेशन का ये संतान प्राप्त हुआ। मित्रों मैं बात करता हूँ इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात का। अगर इसको देखा जाए फिनोटाइप अनुपात क्या है, फिनोटाइप, और दूसरी मैं बात करूँ जीनोटाइप। आप देख रहे हैं मित्रों जीनोटाइप रेशियो है ये। तो हम देखते हैं कि इसमें एक पौधा जो है, एक पौधा पूरा RR है, एक पौधा RR है, एक पौधा RR है। मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ आपको दिखाई फिर आसानी से। ये पौधा RR है, मतलब RR, ये पौधा एक ही है, और एक पौधा है RR, ये RR दो पौधा है, प्रायः दो। और ये जो है एक पौधा, ये पौधा वाला स्मॉल RR है, सही है, ये भी पौधा एक है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो 1:2:1 इसका फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है, सही है। जो एक पौधा होते हैं ये रेड फ्लावर वाले होते हैं, और ये दो पौधे जो होते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं, सही है, और एक पौधे जो होते हैं ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं, व्हाइट कलर के। और वहीं जब इसका जीनोटाइप रेशियो देखा जाता है मित्रों, जीनोटाइप रेशियो में देखिएगा तो जीन की दृष्टिकोण से ऐसा जीन कहीं नहीं है, इस प्रकार के जीन प्राय कहीं है ही नहीं। ये वाला जीन कहीं नहीं है, ये वाला जीन कहीं नहीं है, सही है। कहने का मतलब ये अनुपात 1 निकला। अगर ऐसा देखा जाए तो ये जीन और ये जीन दोनों मैच कर रहा, अनुपात 2 हो गया।
और ये जिन तो अलग एक बना हुआ अलग कैरेक्टर का है, तो अनुपात 1 हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, इसका भी वही स्थिति होता है। कहने का मतलब एक पुष्प हो गया रेड और 2 पुष्प हो जाता है पिंक कलर का और 1 पुष्प जो है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, मतलब उजला कलर का हो जाता है, सफ़ेद पुष्प का हो जाता है। अब कहने का मतलब जब इसका सेल्फिंग करवाया जाता है तो देखा जाता है कि इसका फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात दोनों एक समान हो जाता है। कहने का मतलब एक पौधा जो है रेड कलर के होते हैं, लाल पुष्प वाले होते हैं, और 2 पौधे पिंक कलर के होते हैं, पिंक मतलब गुलाबी कलर के, और 1 पौधे जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, मतलब उजला पुष्प देता है इन पर, सही है। तो इनके मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं आता है प्रायः, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। मैं आपको समझाया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से जब विपरीत लक्षण के जोड़े में से दोनों को क्रॉस करवाया जाता है तो कोई भी अपना पूर्ण प्रभाव उस अगले जनरेशन पर नहीं दिखा पाता है। प्रायः ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। मित्रों, मैं फिर से पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, सही है। आपने थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने इसको देखा, सही है, बहुत देर तक आपने इसको समझा, मैंने इसको समझाने का बहुत प्रयास किया, सही है। अगर इनमें कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पुनः मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूं, सही है। और इस वीडियो को बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सही है, और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं पुनः अपने इस टेक्निकल टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, जो दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाता है, सही है। और